Good morning, students. Today we will start the new chapter of geography, that is water resources. Water resources से आपको पता लग रहा है कि ये चैप्टर सिर्फ वाटर के ऊपर है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा रिसोर्सेज का, अब रिसोर्सेज के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो सेकंड में हमने सबसे पहले फॉरेस्ट के रिसोर्सेज देखे थे, लैंड रिसोर्सेज, सॉयल, ये सारा कुछ। अब हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज, वाटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एट फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। पहले हम ये देखते हैं इस टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। वाटर, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके बाद डैम्स, फिर मल्टीपल पर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, अब ये क्यों यूज़ किए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और लास्ट में हम देखेंगे कि टैंकर्स कैसे वर्क्स करते थे। ठीक है, टैंकर्स भी होते हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उन्होंने काफ़ी हेल्प की। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वाटर। Water, the 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. वाटर इज़ ए रीन्यूएबल रिसोर्स। अब आपको ये पता है कि वाटर जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, मीन्स हमें वाटर फिर से मिल सकता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। रीन्यूएबल रिसोर्स आपने फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ा, रीन्यूएबल मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होते। सो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। देन इसके बाद है आपका टॉपिक सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द वाटर। इसके बाद है फैक्ट्स एंड फिगर्स। 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस एंड 25% एज फ्रेश वाटर। तो 96% में से जो 95% जो है वाटर वो एज ए ओशियन है, और सिर्फ 25% वाटर है जो हमारे पास 2.5% वाटर ऐसा है जो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो ओशन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद है इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनिंग एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर एनम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि इंडिया के पास 4% वाटर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन होती है, मीन्स रेनफॉल जो होती है 4% होती है, और इंडिया जो है 133 रैंक में है पूरे टोटल वर्ल्ड में, जिसमें पानी हर साल जितना आता है 4% पानी ही यहाँ पे आता है पूरे रेनफॉल में। ठीक है, तो इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो पानी इंडिया में कितना है? सिर्फ 133 रैंक के अंदर वो आती है। 2025 it is predicted that large parts of India will join countries or regions having absolute water scarcity। तो अब ये भी कहा गया है कि 2025 तक ऐसे कहा जाता है कि इंडिया उन सभी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगी जिसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता है, मीन्स जो कंट्रीज़ में वाटर स्कैरसिटी है, मीन्स जहाँ पे पानी की अभी अभाव है, कंप्लीट नहीं हुआ है, पानी की स्कैरसिटी चल रही है, उन कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब इंडिया में भी पानी काफ़ी कम हो चुका है। नाउ लेट्स सी द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। हाउ water scarcity is caused by overexploitation, excessive use and unequal access of water among different social groups। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हम जो पानी डालते रहते हैं, बेकार का पानी ख़राब करते हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी पानी की स्कैरसिटी हो सकती है। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपैंड इरीगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। अब ड्राई सीजन मीन्स गर्मी के टाइम में एग्रीकल्चर हो तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर इरीगेशन। ठीक है, इन सम एरियाज वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बट दोज एरियाज स्टिल सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ। यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी की कमी की वजह से अभी भी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि पानी का जो क्वालिटी है बहुत बेकार है। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ के लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। वाई? बिकॉज गुजरात में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो फैक्ट्रीज़ का जो गंदा पानी है वही आ रहा है, तो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो पी नहीं सकते पानी साफ़। ठीक है, इसके बाद द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। अब हमारा काम क्या है कि हमने अपने पानी को बचा के रखना है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, ऐसे टू सेव गार्ड आवर सेल्स फ्राम हेल्थ हजार्ड्स। हमें उन चीज़ों के साथ नहीं रहना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, हमें फूड बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना चाहिए। कंटिन्यूशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स मीन्स हमारी जो लोग रहते हैं, हमारी लाइफ को किस तरह से रहना है, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और जितने भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो इन सबको हम इंश्योर कर लें, इसका हम ध्यान से
ठीक तरीके से करें तो हम अपने पानी को बचा सकते हैं। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखें, उसको ख़राब ना करें। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स हाउ वी विल मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद है वाटर स्केर्सिटी एंड नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब हमें जो पानी की स्केर्सिटी है और क्या ज़रूरत है पानी को बचा के रखने का, द लैक सफिशिएंट वाटर एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड इन अ रीजन इज़ नोन एज वाटर स्केर्सिटी। तो वाटर स्केर्सिटी क्या होती है, जो लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर है। ठीक है, जितना पानी हमें चाहिए अगर वो भी कम है, उतना पानी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर, जिस एक पर्टिकुलर रीजन में उसको हम वाटर स्केर्सिटी कहते हैं। कॉजेज़ क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड लार्ज पॉपुलेशन। तो लार्ज पॉपुलेशन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एक्सेसिव यूज़ हो गया पानी का, तो इससे क्या है हमारी जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो मैनेज नहीं होंगी और ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें इनको मैनेज करके रखना चाहिए। तो इनको मैनेज करके रखने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जिसकी वजह से हम पानी की सेव करके रख सकते हैं। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन एंशिएंट टाइम्स वी यूज टू कंजर्व वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. We have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. तो हमने काफ़ी बेसिन्स में अपने डैम्स बनाए हैं और डैम्स के साथ हमने काफ़ी अच्छी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाकर हमने वाटर को सेफ रखा है। तो अब देखते हैं डैम्स क्या होता है। डैम्स इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstructs, directs और retards the flow. तो डैम्स क्या है, ये एक बैरियर है जो रोकता है ताकि जो भी पानी आ रहा है वो वहीं पर रुक जाए, ख़राब ना हो। ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर, वो एक रिजर्वायर का काम भी करता है, एक लेक के जैसे उस पानी को सेव करके भी रखता है। मीन्स हम पानी को जमा करके रख सकते हैं एक जगह पर, जिसके लिए हमने डैम यूज़ किए हैं। डैम रिफर्स टू द रिजर्वायर रैदर दैन द स्ट्रक्चर। डैम को हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे बल्कि हम एक रिजर्वायर भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि डैम से क्या है, फ्लड्स की भी सपोर्ट हो सकती है, मीन्स फ्लड्स भी नहीं आएंगे और डैम्स का पानी की जो बाढ़ है वो नहीं होने देता, पानी को बचा के रख लेता है। अब यूजेस क्या है डैम्स के, हम डैम्स क्यों बनाते हैं। सबसे पहला, टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स। हम इनको बचा के रख सकते हैं ताकि हम आगे चलकर एग्रीकल्चर फील्ड्स में उनको यूज़ कर सकें। फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, उसके बाद जो भी हमें पानी चाहिए अपने घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए हम पानी को सेव करके रख सकते हैं डैम्स की हेल्प से। फ्लड कंट्रोल, डैम्स फ्लड को कंट्रोल करते हैं। एंड रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। तो फिश ब्रीडिंग मीन्स जो फिशिंग के लिए हमें पानी चाहिए, या रिक्रिएशन मीन्स पानी से जो हम साफ़ पानी लेके आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नाली के पानी को हम साफ़ फिल्टर कर लेते हैं तो पानी साफ़ पानी निकल आता है। ठीक है, तो इस तरह से रिक्रिएशन में और इनलैंड नेविगेशन के लिए हम डैम्स हमें यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है अब डैम्स के। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। तो अगर हम डैमिंग कर देते हैं तो उसका जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो ख़राब हो जाता है। पुअर द हैबिटेट्स ऑफ रिवर्स एक्वाटिक लाइफ। अब जो एक्वाटिक लाइफ है उनकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि डैम्स की वजह से क्या उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, वो नहीं रह पाते हैं, तो कई एनिमल्स और प्लांट्स की वहाँ पे डेथ हो जाती है। फ्रैगमेंट रिवर्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। और जिन रिवर्स में फ्रैगमेंट हो जाती है मीन्स टूट जाती हैं, फ्रैगमेंट रिवर्स की वजह से क्या है कि रिवर बीच से टूट जाती है, फ्रैगमेंट हो जाना मीन्स टूट जाना, तो वो एक्वाटिक फौना के लिए जो एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए प्रॉपर माइग्रेशन नहीं होती। जैसे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे फ़िश हो गई, ठीक है, फ़िश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है, तो जब रिवर टूट जाती है तो वो वहीं पर रुक जाती है, नहीं जा सकती, तो इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, डैम्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब डैम्स जो फ्लड प्लेन्स के लिए बने हुए हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, जैसे कि अब यहाँ पे सपोज आपने फसल लगाई है उसके ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे हमारी जो वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो जाती है, दब जाती है। एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन, और उसके बाद धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है कुछ टाइम के बाद, अगर पानी वहीं पे ठहरा रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। सो दीज वे आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग डैम्स। अब हमने ये देखा कि डैम्स क्या होता है, डैम्स के यूजेस क्या है, अब हमने ये भी देख लिया साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। अब और साइड इफ़ेक्ट्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके, क्रिएटिंग ऑफ लार्ज डैम्स हैज़ बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तहरीदाम
आंदोलन एक्सेट्रा। तो अब जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, तो हमने इस तरह से आंदोलन भी स्टार्ट कर लिए हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। Many times local people had to give up their land, livelihood and their control over resources for the construction of the dam। अब कई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है ताकि वहाँ पे डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो। तो इस वजह से क्या है, लोग जहाँ पे रहते हैं उनको अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। इसके बाद है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। इनके क्या एडवांटेजेस है ये हम देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि हम डैम्स बनाते हैं तो डैम्स से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिली वो हमने देख लिया और साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बनते हैं इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स लार्ज डैम्स दैट सर्व सेवरल पर्पसेस इन एडिशन टू इम्पाउंडिंग द वाटर ऑफ अ रिवर एंड यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। अब जैसे सतलज बीज रिवर बेसिन बनी है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना है, तो इससे क्या है, इन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या है, हम पानी की वो सेव करके रख सकते हैं ताकि वो पानी को हम लेटर ऑन एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए छोड़ सकें। जैसे जो नहर आती है विलेजेस में, वो कैसे आती है, वो इस प्रोसेस से, तो वो नहर में जो पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए डाला जाता है, वो डैम्स के थ्रू ही छोड़ा जाता है। वैसे ही हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस इसके वेरियस हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये तो हमको पता ही है, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इरिगेशन पर्पज़ के लिए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, हमारे घरों में जो पानी आता है वो। फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करता है। रिक्रिएशन मीन्स पानी को दोबारा क्रिएट करता है। इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। इनलैंड नेविगेशन मीन्स जो हमारे खेतों में या फिर हमारे घरों में जो सोसाइटीज़ में पानी यूज़ करते हैं उसको इनलैंड नेविगेशन कहते हैं, ताकि हम अपने ही देश में उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। जैसे हमने डैम्स का देखा था वैसे इसका देखते हैं। इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। ये नेचुरल फ्लो को ख़राब कर देती है। आपको पता है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होने लग जाता है काफ़ी वहाँ पे रिजर्वर की वजह से। क्या है, वहाँ पे जो ज़मीन है वो काफ़ी नीचे बैठ जाती है। इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट्स ऑफ द रिवर एक्वाटिक लाइफ। उसके हैबिटेट्स को भी ख़राब कर देती है जो एक्वाटिक लाइफ एनिमल्स या प्लांट्स हैं। इट सबमर्जेस द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉयल इफ क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स। अगर फ्लड प्लेन्स जहाँ पे फ्लड आता है, अगर वहाँ पे हमने वेजिटेशन किया हो तो वो क्या करता है, उसको सबमर्ज कर देता है, उसको दबा देता है, वो वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, सॉयल भी ख़राब हो जाती है। इट डिस्प्लेसेस द लोकल पीपल ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ क्रिएटेड। अब जहाँ पे लोकल पीपल को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है अगर वहाँ पे डैम्स बनाने हो। दीज आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो डैम्स भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से डैम्स से पानी बहुत ज़्यादा आने जा जाता है और फ्लड बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो मीन्स फ्लड का कंट्रोल डैम्स इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। दीज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अब डैम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। कॉज्ड वाटरबॉर्न डिजीजेस। अब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वाटरबॉर्न डिजीजेस भी होंगी। एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। अब वहाँ पे पानी की वजह से वहाँ पे वाटरबॉर्न डिजीजेस भी ग्रोथ होने लग जाएगी और वहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। उसके बाद है मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। अब हमने इस पर मूवमेंट्स कैसे बनाए, जैसे हमने बताया था आपको कि इनको रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया है। दीज प्रोजेक्ट्स कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट्स, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर तहरीदाम आंदोलन। इससे क्या है, ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जैसे कि अब डैम्स बना एक जगह पे और बहुत दूर तक लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, तो इससे क्या लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी होने लग गए। मीन्स जैसे जैसे पंजाब और हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इंटरस्टेट मीन्स दो स्टेट के बीच में भी झगड़ा होने लगे कि हमने अपना पानी नहीं छोड़ना, या इतना पानी हम देंगे, या आप अपना इतना पानी ख़राब कर रहे हो। तो इस तरह से काफ़ी झगड़े भी होने लग गए थे, जिसकी वजह से जो काफ़ी मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए ताकि जो लड़ाई झगड़े हैं उनको हम बंद कर सकें। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, तहरीदाम आंदोलन हो गया, इस तरह से। अब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू द फेलियर ऑफ अचीव द पर्पसेस फॉर विच दे वेयर बिल्ड। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या था बनाने का, वो फेलियर की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमने जिस काम के लिए बनाया था, किस काम के लिए बनाया था, डैम्स के लिए, अब डैम्स ही फेल हो गए। मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स बट दीज डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स। अब फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए, बट डैम्स ने क्या किया, फ्लड को और बढ़ा दिया।
इन्होंने सॉइल इरोजन भी किया, अर्थक्वेक और वाटरबॉर्न डिजीजेस भी होने लग गई। तो इस वजह से क्या है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल होने लग गए। इसके बाद स्टार्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल इज़ कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूसेस। अब इसमें क्या है, हमने रेन वाटर को सेव करके रखना है ताकि हम फ्यूचर यूज़ के लिए पानी को यूज़ कर सकें। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे इन हिल एंड माउंटेन रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्सन चैनल्स। उन्होंने कुछ चैनल्स बना दिए जिसको हम गर्ल्स और कूल्स कहते हैं, जैसे हिमालयज़ में, तो वहाँ पे वो पानी सेव करके रखते थे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। अब इन्होंने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट की, जिससे हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए पानी को सेव करके रख सकते हैं। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनुडेशंस चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। अब जो फ्लड प्लेन्स थे बंगाल में, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने इनुडेशंस चैनल्स बनाए हैं ताकि वो अपने फील्ड को इरीगेट कर सके, अपने फील्ड पर काम कर सके। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वेर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज structures that allowed the water to stand and moisten the soil, such as khadins in Jaisalmer and johars in other parts of Rajasthan. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स मीन्स जहाँ पे सूखी मिट्टी थी वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया रेन फेड स्टोरेज में। ठीक है, इससे क्या, उन्होंने पानी की सेव करके रखी और पानी जब भी उनको चाहिए तब वो मॉइस्चन कर देते हैं, गीला कर देते हैं सॉइल को, और पानी को फिर से वहीं पे सेव करके रख सकते हैं। The tankers are part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and are built inside the main house of the courtyard. Courtyard means एक घर के एक जगह पे टैंक्स बनाए गए हैं। दिस इज़ मेनली इन राजस्थान। तो राजस्थान बीकानेर वाली जगह में इन्होंने टैंक्स बनाए गए हैं जहाँ पे ये पानी को सेव करके रख सकते हैं। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स, कुछ उन्होंने अंडरग्राउंड रूम कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से टैंकर्स की हेल्प ली है इन्होंने। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स। अब तमिलनाडु में उन्होंने रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया और जिन्होंने नहीं किया उनको पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने शुरू किया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ा है। इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर। जैसे हिल्स रीजन में मैंने आपको बताया था गर्ल्स और कूल्स बने हुए हैं। राजस्थान में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट की गई है या फिर टैंकर्स यूज़ किए गए हैं। इन द फ्लड प्लेन्स बंगाल पीपल डेवलप इनुडेशन चैनल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड्स बनाई गई हैं जहाँ पे उन्होंने जितना पानी चाहिए वहाँ पे रखते हैं और बाकी जब मिट्टी गीली हो जाती है तब उस पानी को फिर से उस एग्रीकल्चर फील्ड में जमा करके रख जाते हैं और पानी को एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं। Then in the semi-arid and arid regions of Rajasthan, almost all the houses traditionally had underground tanks. उन्होंने underground tanks बनाए स्टोर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखने के लिए। अब टैंकर्स क्या होता है, टैंकर्स वे आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप। टैंक्स क्या होता है, जो स्लोपिंग रूफ है, ठीक है, स्लोप की तरह बनी होती हैं रूफ्स, उसको पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रैवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स। और वो टैंक्स जो नीचे बने हुए हैं उस पाइप के साथ जब रेन वाटर आता है तो वो नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स में जाके वो इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से रेन वाटर को हम सेव करके रख सकते हैं। सो दीज वर द प्रोसेस हाउ वी सेव एंड कंजर्व आवर वाटर। थैंक यू।